आब हयात पार्ट 17। वसीम मैं नहीं समझता कि अब इसका कोई फ़ायदा है, उसने बिलाकर बहुत साफ अल्फाज में उससे कहा। इमामा मेरे साथ खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हूँ। मैं नहीं चाहता वो अपसेट हो या उसे कोई नुकसान पहुँचे। मैं ना तो इसको अपसेट करना चाहता हूँ, ना ही नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बस कभी कभार इसे मिलना चाहता हूँ। वसीम ने उसकी बात काटते हुए कुछ बेताबी से कहा। मैं इस पर सोचूंगा वसीम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस्तेमाल करके कोई। वसीम ने उसकी बात काट दी। मैं भी नहीं चाहता कि इसको कोई नुकसान पहुँचे। ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो इतने सालों में तुमसे पहले रब्ता करता। मैं जानता था वो तुमसे शादी करके घर से गई है, तुम इन्वॉल्व्ड थे पूरे मामले में, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को कभी ये नहीं बताया। स्लार एक लम्हे के लिए टुटका, फिर उसने कहा वो इतने अरसे से मेरे साथ नहीं थी, नहीं होगी, लेकिन वो तुमसे शादी करके गई थी, ये मैं जानता था। उसका लहजा हतमी था। सलार उसे देख कर रह गया। उसके दोस्तों का सर्कल तकरीबन एक ही था, और इनमें से अगर किसी ने इमामा और इसकी शादी के हवाले से कुछ हकीकी इतलात वसीम को दे दी थी तो ये कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं थी। मैं सोचूंगा वसीम। सलार ने बहस करने की बजाय फिर वही जुमला दोहराया। वसीम मायूस हुआ था। मैं 2 दिन के लिए हूँ लाहौर में, और ये मेरा कार्ड है। मैं इससे वाकई मिलना चाहता हूँ। वसीम ने मज़ीद कुछ कहे बगैर जेब से कार्ड निकालकर टेबल पर इसके सामने रख दिया। इस रात वो खिलाफ मामूल कुछ ज़्यादा खामोश था। ये इमामा ने नोटिस किया था, लेकिन इसे वजह समझ में नहीं आई थी। उसने हमेशा की तरह ऑफिस में काम के प्रेशर को जिम्मेदार गर्दाना था। वो खाने के बाद काम करने के लिए हमेशा की तरह स्टडी रूम में जाने के बजाय इसके पास लाउंज में सोफे पर आकर बैठ गया था। 10-15 मिनट की खामोशी के बाद इमामा ने बिलाकर एक गहरा सांस लेकर उसे कहते सुना। इमामा, अगर तुम वादा करो कि तुम खामोशी से तहम्मुल से मेरी बात सुनोगी, आंसू बहाए बगैर, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा भी। वो बेहद संजीदा था। क्या कहना है? वो कुछ हैरान थी। वसीम तुमसे मिलना चाहता है, उसने बिला तमहीद कहा। वो हिल नहीं सकी। वसीम मेरा भाई, इमामा ने बिलाखिर कहा। उसके लहजे में बेयकीनी थी। सलार ने सर हिलाया। फिर वो उसे अपनी और इसकी आज की मुलाकात की तफसीलात बताने लगा था, और इन तफसीलात के दौरान बरसात शुरू हो चुकी थी। सलार ने बेहद तहम्मुल का मुजाहरा किया। तहम्मुल के अलावा वो किस चीज़ का मुजाहरा कर सकता था? तुमने क्यों उसे यहाँ आने नहीं दिया? तुम इसे साथ लेकर आते। उसने हिचकियों और सिसकियों के साथ रोते हुए गुफ्तगू के दरमियान ही इसकी बात काटी। मुझे पता था वसीम मुझे माफ़ कर देगा। वो भी मुझे इतना ही मिस करता होगा जितना मैं उसे करती हूँ। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो। सलार ने उसकी बात काटी। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है इमामा। मैं नहीं जानता वो क्यों तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन इसके तुम्हारे साथ मिलने के बड़े नुकसान नताइज हो सकते हैं। सलार ने इसकी आंखों में आए आंसुओं से मुतासिर हुए बगैर कहा। वो वसीम के हवाले से वाकई कुछ खदशात का शिकार था। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, कुछ नहीं होगा। वो बहुत अच्छा है। तुम इसे फ़ोन करके अभी बुला लो। मैं कल इसे बुलवाऊँगा, लेकिन वो अगर कभी अकेले यहाँ आना चाहे या तुम्हें कहीं बुलाए तो तुम नहीं जाओगी। सलार ने उसकी बात काटते हुए कहा। और मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ना वो यहाँ अकेला आएगा, ना तुम इसके फ़ोन करने पर कहीं जाओगी। सलार ने बड़ी सख्ती से उसे ताकीद की थी। मैं इसके बुलाने पर कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन इसके यहाँ आने पर क्यों इतराज़ है तुम्हें? उसने एहतजाज किया। वो मेरे घर पर होते हुए आए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो अकेला यहाँ नहीं आएगा। वो तो खैर मैं नीचे सिक्योरिटी वालों को भी बता दूंगा। वो मेरा भाई है। सलार, इमामा को बेइज्जती महसूस हुई। जानता हूँ, इसीलिए तुमसे ये सब कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे वाले से इस पर या किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ तुम्हें इससे मिलना है या नहीं। अगर तुम्हें बहस करनी है इस इशू पर तो बेहतर है वसीम आए ही नहीं। सलार ने उसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया। ठीक है, मैं उसे अकेले नहीं बुलाऊंगी यहाँ। उसने आंखें रगड़ते हुए फ़ौरन से पेशतर घुटने टेक दिए थे। मुझे इससे फ़ोन पर बात करनी है। सलार ने कुछ कहने के बजाय वसीम का विजिटिंग कार्ड लाकर उसे दे दिया। वो खुद स्टडी रूम में चला गया। चंद बार बेल होने पर वसीम ने फ़ोन उठा लिया था, और इसकी आवाज़ सुनने पर इमामा के हलक में आंसुओं का फंदा लगा था। हेलो, मैं इमामा। वसीम दूसरी तरफ कुछ बोल नहीं सका था, और फिर जब बोलने के काबिल हुआ तब तक इसकी आवाज़ भी बढ़ाने लगी थी। वो 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ बात करते रहे थे। बेहंगम, बेरब्त, बेमकसद खामोशी के लंबे वक्फों वाली गुफ्तगू। लेकिन इस गुफ्तगू में कोई गिले शिकवे नहीं हुए थे, कोई मलामत मजम्मत नहीं हुई थी। वक्त अब इतना आगे गुजर चुका था कि ये सब कहना बेकार था। वसीम शादी कर चुका था और इसके 3 बच्चे थे। फैमिली में और भी बहुत से अफराद का इजाफा हो चुका था। वो बहते आंसुओं के साथ इजाफे की तफसीलात सुनती रही। सलार 2 घंटे बाद स्टडी से निकला था, और इस वक्त भी लाउंज में फ़ोन कान से लगाए सुर्ख आंखों और नाक के साथ फ़ोन पर वसीम से गुफ्तगू में वो मसरूफ़ थी। वो इसके पास से गुजर कर बेडरूम में गया था, और इसे यकीन
यकीन था इमामा ने इसे एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा था। वो सोने के लिए बेड पर लेटने के बाद भी बहुत देर तक इस नई डेवलपमेंट के बारे में सोचता रहा। पता नहीं ये ठीक हो रहा था या गलत। वो इमामा का कोई दूसरा भाई होता तो वो कभी मामा से इसका राब्ता ना करवाता, लेकिन वसीम के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद किसी हद तक कुछ नरम गोशा रखने का पर मजबूर था। अगर इसकी फैमिली का एक फ़र्द भी इसके साथ कुछ राब्ता रखता तो वो जानता था कि इमामा ज़हनी तौर पर बहुत बेहतर महसूस करेगी। अपने पीछे अपनी फैमिली की अदम मौजूदगी का जो एहसास से कमतरी वो लिए हुई थी, वो इतने महीनों के बाद कम अज़ कम सलार से ढका छुपा नहीं था। वसीम अगले दिन 2 बजे आया था और 2 बजे तक इमामा को घर में किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। वो मुलाजमा के साथ खाना तैयार करते हुए इससे अपनी फैमिली की बातों में मसरूफ़ रही, इस ताज़ा तरीन अपडेट के साथ जो उसे रात को वसीम से मिली थी। उसने पहली बार उसे मुलाजमा के साथ इतनी जोशो जज्बे से बात करते हुए सुना था और वो हैरान था। हैरानगी इसकी कैफियत को इतने मौसर तरीके से बयान नहीं कर पाई। वसीम का इस्तकबाल उसने सलार से भी पहले दरवाजे पर किया था। बहन और भाई के दरमियान एक जज्बाती सीन हुआ था जिसमें सलार ने दोनों से तसल्ली के चंद अल्फाज कहकर कुछ किरदार अदा किया था। इसके बाद 6:30 बजे वसीम की मौजूदगी तक वो एक खामोश तमाशाई का रोल अदा करता रहा। वो खाने की टेबल पर मौजूद ज़रूर था, मगर इसे महसूस हो रहा था कि इसका वहाँ होना या ना होना बराबर था। इमामा को भाई के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था और ना ही किसी का होश था। इसका बस नहीं चल रहा था वो टेबल पर मौजूद हर डिश अपने हाथों से वसीम को खिलाए। इतने महीनों में ये पहला मौका था कि मामा ने खाने की टेबल पर इसे कुछ सर्व नहीं किया था। वो इसका बचपन का दोस्त था, लेकिन ये भी पहला मौका था कि वहाँ इसके होते हुए भी वसीम और इसके दरमियान सिर्फ चंद रस्मी जुमलों का तबादला हुआ था। फिर वो और इमामा आपस में गुफ्तगू करते रहे थे। इमामा, ये वसीम नामा बंद हो सकता है अब? वो तीसरा दिन था जब डिनर पर बिलाकर सलार की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो 3 दिनों से मुसलसल नाश्ता, डिनर और रात सोने से पहले से वसीम की बातें बार बार सुन रहा था। इमामा बुरी तरह वसीम पर फिदा थी। ये सलार को अंदाज़ा था कि वो वसीम से मिलने के बाद खुश होगी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी खुशी इस इंतहा को पहुँचेगी कि खुद इससे मसला होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब? वो हैरान हुई थी। मतलब ये कि दुनिया में वसीम के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनकी तुम्हें परवाह करनी चाहिए, सलार ने उसे इनडायरेक्टली अंदाज में कहा। तुम्हें मेरा वसीम के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता? उसने एकदम जैसे कोई अंदाज़ा लगाया और इसके लहजे में ऐसी बेयकीनी कि वो हाँ नहीं कह सका। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? वैसे ही कह रहा हूँ तुम्हें। वो बेसाख्ता बात बदल गया। हाँ, मैं भी सोच रही थी तुम ये कैसे कह सकते हो, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो एकदम मुतमईन हुई। सलार इससे ये नहीं कह सका कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, नहीं कभी था। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता था वो मुझे। सलार को खाना खाते खाते रुका। मेरे बारे में क्या? सब कुछ, वो इसी रवानी से बोली। सलार की पेट में गिरे पड़ी। सब कुछ क्या मतलब? जो कुछ भी तुम करते थे। सलार की भूख उड़ी थी। मसलन वो पता नहीं अपने किन खदशात को ख़त्म करना चाहता था। वो सोच में पड़ी। जैसे तुम जिससे ड्रग्स लेते थे इनके बारे में, और जब तुम लाहौर में अपने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया गए थे तो तब भी वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। पानी पीते हुए सलार को अच्छू लगा था। तुम्हें इसने ये भी बताया है कि मैं? सलार खुद भी अपने सवाल पूरा नहीं दोहरा सका। जब भी जाते थे तो बताता था। सलार के मुंह से बेख्तियार वसीम के लिए ज़ेरे लब गाली निकली थी और इमामा ने इसके होंठों की हरकत को पढ़ा था। वो बुरी तरह अपसेट हुई। तुमने उसे गाली दी है? उसने जैसे शौक होकर सलार से कहा। हाँ, वो सामने होता तो मैं इसकी 2-4 हड्डियाँ भी तोड़ देता। वो अपनी बहन से ये बातें जाकर करता था, और मेरी बातें आई कांट इमेजिन, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो वाकई बुरी तरह खफा हुआ था। सब कुछ की 2 झिलकियों ने इसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। तो मेरे भाई को दोबारा गाली मत दो। इमामा का मूड भी ऑफ हो गया था। वो खाने के बर्तन समेटने लगी थी। सलार जवाबों कुछ कहने की बजाय बेहद खफगी से खाने की मेज़ से उठ गया था। वो तकरीबन 2 घंटे के बाद बेडरूम में सोने के लिए आई थी और वो इस वक्त मामूल के मुताबिक अपनी ईमेल चेक करने में मसरूफ़ था। वो खामोशी से अपने बेड पर आकर कंबल खुद पर खींचते हुए लेट गई थी। सलार ने ईमेल चेक करते गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसे इसी रद्द-ए-अमल की तवक्का थी। वो रोज़ सोने से पहले कोई किताब या नावल पढ़ती थी और किताब पढ़ने के दौरान इससे बातें भी करती थी। ये खामोशी उस दिन होती थी जिस दिन वो इससे खफा होती थी। उसने अपना बेड साइड टेबल लैम्प भी ऑफ कर लिया था। मैंने वसीम को ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम इस तरह नाराज़ होकर बैठो। सलार ने मुफाहमत की कोशिश का आगाज़ किया। वह इसी तरह करवट दूसरी तरफ लिए बेहिस्सो हरकत लेटी रही। इमामा, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। सलार ने कंबल खींचा था। तुम अपने छोटे भाई अमार को वही गाली देकर दिखाओ। उसके तीसरी बार कंबल खींचने पर वो बेहद खफगी से इसकी तरफ करवट लेते हुए बोली। सलार ने बिल्ला तौक़ुफ़ वही गाली अमार को दे दी। चल अम्मों के लिए इमामा के समझ में नहीं आया कि वो इसे क्या कहे। अगर दुनिया में टिटाई की कोई मिराज थी तो वो था। मैं पापा को बताऊँगी, इमामा ने बिलाखिर सुस्त चेहरे और बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा।
तुमने कहा था अमार को गाली देने को, वो वैसे ही इत्मीनान से बोला। वैसे तुम्हारे भाई को इससे ज़्यादा ख़राब गालियाँ मैं इसके मुंह पर दे चुका हूँ और इसने कभी माइंड नहीं किया, और अगर तुम चाहो तो अगली बार जब वो आएगा तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। वो जैसे करंट खाकर उठी थी। तुम वसीम को यहाँ मेरे सामने गालियाँ दोगे? उसे बेहद रंज हुआ। जो कुछ उसने किया है, मेरी जगह कोई भी होता तो उसे गालियाँ ही देता, और इससे ज़्यादा बुरी। सलार ने लिगी लिपटी के बगैर कहा। लेकिन चलो, आई एम सॉरी। वो इस बार फिर इसकी शक्ल देखकर रह गई। सिकंदर उस्मान ठीक कहते थे, इनकी वो औलाद समझ में ना आने वाली चीज़ थी। लेकिन पापा, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, मेरी तो कोई बात नहीं टालता। इसने एक बार सिकंदर के पूछने पर कि वो इसका ख्याल रखता था के जवाब में सलार की तारीफ़ की थी। मामा, ये जो तुम्हारा शौहर है, ये दुनिया में अल्लाह ने सिर्फ एक पीस पैदा किया था। 30 साल मैंने बाप के तौर पर जिस तरह इसके साथ गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूँ। अब बाकी की ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है इसके साथ। ये तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने जो करना होता है वो करना होता है, चाहे सारी दुनिया ख़त्म हो जाए उसे समझा कर। और कभी इस खुशफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारी बात मानकर अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा। सलार सर झुकाए मुस्कुराता हुआ बाप की बातें सुनता रहा था और वो कुछ उलझी नज़रों से बारी बारी उसे और सिकंदर को देखती रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा तुम्हें कि सलार की चीज़ क्या है। ये पानी में आग लगाने वाली गुफ्तगू का माहिर है। सलार ने किसी एक बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। सिकंदर के पास से वापसी के बाद इमामा ने सलार से कहा, तुम्हारा इंप्रेशन बहुत ख़राब है पापा पर, तुम्हें कोई वजाहत करनी चाहिए थी। कैसी वजाहत? वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें इनकी बातें गौर से सुननी चाहिए थी। वो तब भी इसका मुंह देखकर रह गई थी और वो अब भी इसका मुंह देखकर रह गई थी। आई एम सॉरी, वो फिर कह रहा था। तुम शर्मिंदा तो नहीं हो? उसने उसे शर्मिंदा करने की एक आखिरी कोशिश की। हाँ, वो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हें मेरा सॉरी कहना अच्छा लगता है इसलिए आई एम सॉरी, उसने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय बेड साइड टेबल लैंप पर पड़ा पानी का पूरा गिलास पिया और दोबारा कंबल खींच कर लेट गई। पानी और ला दूँ? वो इसे छेड़ रहा था। इमामा ने पलट कर नहीं देखा। वो नींद में सेलफोन के आवाज़ पर हड़बड़ाई थी। वो सलार का सेलफोन था। हेलो। सलार ने नींद में करवट लेते हुए साइड टेबल से फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव की। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। हाँ, बात कर रहा हूँ, उसने सलार को कहते सुना। फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो एकदम बिस्तर से निकल गया था। इमामा ने आंखें खोलते हुए नीम तरीके में उसे देखने की कोशिश की। वो लाइट ऑन किए बगैर अंधेरे में ही कमरे से निकलकर लाउंज में चला गया था। वो कुछ हैरान हुई थी। वो किसका फ़ोन हो सकता था जिसके लिए वो रात के इस पहर यूं उठकर कमरे से गया था? आंखें बंद किए वो कुछ देर उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो वो कुछ बेचैन होकर उठकर कमरे से लाउंज में आई थी। वो लाउंज के सोफे पर बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए वो फ़ोन पर बात करते करते रुका। एक जीन्स और शर्ट पैक कर दो मेरी, मुझे अभी इस्लामाबाद के लिए निकलना है। क्यों, खैरियत तो है? वो परेशान हुई थी। स्कूल में आग लग गई है। उसकी नींद पलक झपकते में गायब हुई थी। सलार अब दोबारा फ़ोन पर बात कर रहा था। बेहद तशवीश के आलम में कमरे में वापस आकर उसने उसका बैग तैयार किया। वो तब तक कमरे में वापस आ चुका था। आग कैसे लगी ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। वो बेहद उजलत में अपने लिए निकाले हुए कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया। वो बैठी रही। वो इसकी परेशानी का अंदाज़ा कर सकती थी। शादी के शुरू के चंद महीने छोड़कर अब ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो इन्हें बुरी तरह तकलीफ़ पहुंचा रहा था। 10 मिनट में वो तैयार होकर निकल गया, लेकिन वो दोबारा बिस्तर में नहीं जा सकी थी। उसने बाकी की सारी रात इसी परेशानी में दुआएं करते हुए काटी थी। सलार ने से इसकी एक दो बार चंद मिनट के लिए बात हुई, लेकिन वो फ़ोन पर मुसलसल मसरूफ़ रहा। इमामा ने उसे डिस्टर्ब करने से ग्रेज़ किया। उसके गांव पहुंचने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। वजह फायर ब्रिगेड का बरवक्त दस्तयाब ना होना था, और आग का इतने घंटों के बाद भी ना बुझ पाने का मतलब क्या था वो इमामा अच्छी तरह समझ सकती थी। वो पूरा दिन जले पाँव बिल्ली की तरह घर में फिरती रही थी। सलार ने बिलाखिर उसे आग पर काबू पाने की इत्तला दी थी, मगर साथ ये भी कहा कि वो उसे रात को कॉल करेगा और वो इस रात इस्लामाबाद ही रहने वाला था। उस दिन वो सारा दिन कुछ खा नहीं सकी थी। इमारत को कितना नुकसान पहुंचा था ये उसे नहीं पता था, लेकिन कई घंटे लगने वाली आग क्या कर सकती थी और इसका एहसास उसे था। सलार ने बिलाखिर आधी रात के करीब इससे बात की थी, और वो आवाज़ में इतना थका हुआ लग रहा था कि इमामा ने इससे ज़्यादा देर बात नहीं की, बल्कि उसे सोने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन वो खुद सारी रात नहीं सो सकी। आग इमारत में लगाई गई थी। वहाँ पुलिस को इब्तदाई तौर पर ऐसे शवाहिद मिले थे, और ये मामूली सी बात इमामा की नींद और हवास को बातिल करने के लिए काफ़ी थी। वो सिर्फ सलार का स्कूल नहीं था, वो पूरा प्रोजेक्ट अब एक ट्रस्ट के तहत चल रहा था जिसकी मेन ट्रस्टीज़ सलार की फैमिली थी।
और इस प्रोजेक्ट को एकदम इस तरह का नुकसान कौन पहुंचा सकता था? यही वो सवाल था जो उसे हौला रहा था। सब कुछ जैसे फिर चंद हफ्ते पहले वाली स्टेज पर आ गया था। वो अगले दिन रात को घर पहुंचा था और इसके चेहरे पर थकन के अलावा कोई दूसरा तासुर नहीं था। वो अगर कुछ और देखना चाहती थी तो वो मायूस हुई थी। वो नॉर्मल था, उसे जैसे हौसला हुआ था। बिल्डिंग के एक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जिस कंपनी ने बिल्डिंग बनाई है वो कुछ एग्जामाइन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। शायद बिल्डिंग गिराकर दोबारा बनानी पड़ेगी। खाने के टेबल पर इसके पूछने पर उसने मामा को बताया था। बहुत नुकसान हुआ होगा। यह अहमकाना सवाल था, लेकिन मामा हवास बाख्ता थी। हाँ, जवाब मुख्तसर था। स्कूल बंद हो गया। ये एक और अहमकाना सवाल था। नहीं, गांव के चंद घर फौरी तौर पर खाली करवाए हैं और किराए पर लेकर स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को शिफ्ट किया है वहाँ। लकीली अभी कुछ दिनों में समर ब्रेक आ जाएगी तो बच्चों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो खाना खाते हुए बताता रहा। और पुलिस ने क्या कहा? इधर उधर के सवाल के बाद मामा ने बिलाकर वो सवाल किया जो इसे परेशान किए हुए था। अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, देखो क्या होता है। सलार ने गोलमोल बात की थी। उसने उसे ये नहीं बताया था कि 2 दिन इस्लामाबाद में वो अपनी फैमिली के हर फर्द से इस केस के सस्पेक्ट्स में इमामा की फैमिली को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करता रहा था। वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। इस प्रोजेक्ट को चलाने में बहुत से लोगों की एहतियात इस्तेमाल हो रहे थे और इस नुकसान के मुतासरीन बहुत से थे। कई साल से आराम से चलने वाले इस स्कूल का कोई दुश्मन पहले कभी पैदा नहीं हुआ था और अब इमामा से ज़्यादा वो खुद ये दुआ कर रहा था कि ये आग इत्तफाकी तौर पर लगी हो या हादसा हो। मगर चंद घंटों में ही आग के स्केल और सूरत हाल से अंदाज़ा हो गया था कि वो प्लान शुदा आतिशज़दगी थी और अगले चंद घंटों में कुछ और शवाहिद भी मिल गए थे। इमामा से ये सब शेयर करना हमाकत थी। वो पिछले तजर्बे के बाद इस तरह की किसी दूसरी परेशानी में कम अज़ कम उसे डालना नहीं चाहता था। अब क्या होगा? तीसरा अहमकाना सवाल। सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा और बस। जवाब इतना ही सादा था। और फंड्स वो कहाँ से आएंगे? ये पहला समझदाराना सवाल था। एनवायरनमेंट फंड्स स्कूल का है, इसको इस्तेमाल करें। ये कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है, वहाँ से रकम निकलवाऊंगा। वो इस्लामाबाद का प्लॉट बेच दूंगा। फौरी तौर पर तो थोड़ा बहुत कर ही लूँगा, इतना कि स्कूल की बिल्डिंग दोबारा खड़ी हो जाए। प्लॉट्स क्यों? वो बुरी तरह बिदकी थी। इमामा ने नोटिस नहीं किया कि वो प्लॉट्स नहीं, प्लॉट की बात कर रहा है। इसने फौरी तौर पर रकम मिल जाएगी मुझे, बाद में ले लूँगा। अभी तो फौरी तौर पर इस मेस से निकलना है मुझे। तुम वो हक महर की रकम ले लो। 8-10 लाख के करीब वेडिंग पर मिलने वाली गिफ्ट की रकम भी होगी। इतने पैसे ही मेरे अकाउंट में भी होंगे। 50-60 लाख तो ये हो जाएगा। और सलार ने उसकी बात काटी। मैं ये कभी नहीं करूँगा। कर्ज ले लो मुझसे, बाद में दे देना। नो, उसका अंदाज़ हतमी था। मेरे पास बेकार पड़े हैं सलार, तुम्हारे काम आ जाएंगे। उसने फिर इमामा की बात काटी। आई सेड नो, मैंने कहा ना नहीं। उसने इस पर कुछ तुर्शी से कहा। मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे में कोई फ़र्क है? हाँ है, उसने उसी अंदाज में कहा। वो हकमर और शादी पर गिफ्ट मिलने वाली रकम है। मैं कैसे ले लूँ तुमसे? मैं बेशरम हो सकता हूँ, बगैरत नहीं। अब तुम ख्वाह जज्बाती हो रहे हो। और सलार ने उसकी बात काटी। कौन जज्बाती हो रहा है? कम अज़ कम मैं तो नहीं हो रहा। वो उसे देख कर रह गई। मैं तुम्हें कर्ज दे रही हूँ सलार। थैंक यू वेरी मच बट आई डोंट नीड। बहुत शुक्रिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे कर्ज लेना होगा तो मेरे बड़े दोस्त हैं मेरे पास। दोस्तों से कर्ज लोगे, बीवी से नहीं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सलार। इमोशनली करो, फाइनेंशियली नहीं। वो इसे देखती रह गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे किस तरह कायल करे। और अगर मैं ये रकम डोनेट करना चाहूँ तो? उसे बिलाकर एक ख्याल आया। ज़रूर करो, इस मुल्क में बहुत सी चैरिटीज़ खैराती अदारे हैं। तुम्हारा पैसा है, चाहे आग लगा दो, लेकिन मैं ये या मेरा अदारा नहीं लेगा। उसने साफ लफ्ज़ों और हतमी अंदाज में कहा। तुम मुझे कभी कुछ डोनेट नहीं करने दोगे? ज़रूर करना, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं। वो टेबल से उठ गया था। वो बेहद अपसेट उसे जाता देखती रही थी। इसके लिए वो 2 प्लॉट्स इसके घर की पहली 2 ईंटें थी और वो पहली 2 ईंटें इस तरह जाने वाली थी। ये चीज़ इसके लिए तकलीफ़दार थी। तकलीफ़ का बायस वो एहसास जुर्म भी था जो इस सारे मामले में अपनी फैमिली के इन्वॉल्व होने की वजह से महसूस हो रहा था। वो कहीं ना कहीं इस रकम से जैसे इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करना चाहती थी जो इसकी फैमिली ने किया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सलार ने इसकी सोच को इससे पहले पढ़ लिया था और वो जानता था वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। आने वाले दिनों में भी वो सलार को वो रकम देने पर मजबूर करती रही, लेकिन वो एक बार भी ये जुर्रत नहीं कर सकी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सलार से कुछ पूछती। वो दोनों जानते पूछते इस हवाले से या इस हसास इशू पर गुफ्तगू से इज्तनाब कर रहे थे और ये इमामा के लिए एक नेमत मुतबरका से कम नहीं था।
जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना ही मेरी इन्वॉल्वमेंट है। इसके सामने बैठा वसीम बड़ी संजीदगी से उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सब अब्बू कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने भी ऐसा कुछ ना किया हो, मैंने घर में ऐसा कुछ नहीं सुना। वसीम ने हाशिम मुबीन का भी दिफा करने की कोशिश की थी। इमामा कायल नहीं हुई, वो सलार के सामने अपनी फैमिली का दिफा करने की कोशिश कर सकती थी, वसीम के सामने नहीं। उसे यकीन था ये जो कुछ भी हुआ था इसमें इसके अपने बाप का हाथ था। अब्बू से कहना ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, सलार को क्या नुकसान होगा या मुझे क्या नुकसान होगा, एक स्कूल ही चला है फिर बन जाएगा, इससे कहना वो कुछ भी कर ले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वसीम इसका चेहरा देखते हुए इसकी बातें सुनता रहा। फिर इसने मामा से मध्यम आवाज़ में कहा, मैं अब्बू से ये सब नहीं कह सकता, मैं बहुत बुज़दिल हूँ, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। चंद लम्हों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। जब से वो दोबारा मिलना शुरू हुए थे आज पहली बार वो ढके छुपे लफ्ज़ों में उससे सराह रहा था या इतराफ़ कर रहा था, तुम्हारे जाने के बाद इतने साल में बहुत दफ़ा कमज़ोर पड़ा, मैं बहुत दफ़ा शशोपंच का भी शिकार हुआ और शक व शुबे का भी। बहुत दफ़ा दिल चाहता था ज़िंदगी के इस गुबार को मैं भी ख़त्म करने की कोशिश करूँ, जिस तरह मेरी बेनई धुंधलाई हुई है, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हूँ, तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकता। अब आ जाओ। इमामा को खुद एहसास नहीं हुआ इसने ये बात इससे क्यों कह दी और कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। वसीम ने इससे नज़रें नहीं मिलाई, फिर सर हिलाते हुए कहा, अब और भी ज़्यादा मुश्किल है, जब अकेला था तो इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सका था, अब तो बीवी और बच्चे हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं और सलार। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम एक बार कोशिश तो करो। इमामा भूल गई थी उसने वसीम को क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया था और वो क्या डिस्कस करने बैठ गई थी। इंसान बहुत खुदगर्ज और बेशर्म होता है इमामा, ये जो ज़रूरत होती है ये सही और गलत की सब तमीज़ ख़त्म कर देती है। काश मैं ज़िंदगी में मज़हब को पहली प्रायोरिटी बना सकता, मगर मज़हब मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वसीम ने गहरा सांस लिया था, जैसे कोई रंज था जिसने बगोला बनकर उसे अपनी लपेट में ले लिया था। मैं तुम्हारी तरह फैमिली नहीं छोड़ सकता मज़हब के लिए, तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी है, तुम जानते बूझते जहन्नुम का इंतखाब कर रहे हो सिर्फ दुनिया के लिए, अपनी बीवी बच्चों को भी उसी रास्ते पर ले जाओगे क्योंकि तुम में सिर्फ जुर्रत नहीं है सच को सच और झूठ को झूठ कह देने की। वो अब भाई को चैलेंज कर रही थी, वो एकदम उठकर खड़ा हो गया यूँ जैसे बेकरार था। तुम मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डालना चाहती हो, आजमाइश से बचाना चाहती हूँ, आजमाइश तो वो है जिसमें तुमने खुद को डाल रखा है। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली, मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाहता था। वसीम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, इमामा ने इस रात खाने पर सलार से कहा था, सलार को बहुत परेशान लगी थी वो, हो सकता है मसरूफ़ हो, सलार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। नहीं वो नाराज़ है। इस पर सलार चौंका था, नाराज़ क्यों होगा। इमामा ने उसे अपनी और वसीम की गुफ्तगू सुना दी। सलार गहरा सांस लेकर रह गया, तुम्हें ज़रूरत क्या थी उससे इस तरह की गुफ्तगू करने की, बालिग आदमी है वो, बिज़नेस कर रहा है, बीवी बच्चे वाला है, उसे अच्छी तरह पता है उसने ज़िंदगी में क्या करना है और उसके लिए क्या सही है। तुम लोग आपस में मिलते रहना चाहते हो तो मज़हब को डिस्कस किए बगैर मिलो। सलार ने उसे बड़ी संजीदगी के साथ समझाया। बात इसने शुरू की थी, वो ना करता तो मैं कभी ना करती। इमामा ने जैसे अपना दिफा किया और ख़ुद बात शुरू करने के बाद अब वो तुम्हें फ़ोन कॉल नहीं ले रहा, तो बेहतर है अब तुम इंतज़ार करो सुकून से, जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो कर लेगा तुम्हें कॉल। सलार कहकर दोबारा खाना खाने लगा। मामा इसी तरह बैठी रही। अब क्या हुआ। सलार ने सलाद का एक टुकड़ा उठाते हुए इसकी खामोशी नोटिस की। मेरी ख्वाहिश है वो भी मुसलमान हो जाए, इस गुमराही की दलदल से निकल आए। सलार ने एक लम्हा रुक कर उसे देखा, फिर बड़ी संजीदगी से उसे कहा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, ये इसकी ज़िंदगी है, उसका फ़ैसला है, तुम अपनी ख्वाहिश इस पर इम्पोज नहीं कर सकती, इम्पोज तो कर भी नहीं रही। वो प्लेट में चम्मच बेमकसद हिलाते हुए दिल गिरफ्ता हुई थी। कभी कभी दिल चाहता है इंसान का वो चीज़ों को जादू की तरह ठीक करने की कोशिश करे। सलार ने उसकी दिल गिरफ्तगी महसूस की, फिर जैसे उसे दिलासा देने की कोशिश की। ज़िंदगी में जादू नहीं चलता, अक्ल चलती है या किस्मत। उसकी अक्ल काम करेगी और किस्मत में लिखा होगा तो वो अपने लिए कोई स्टैंड लेगा, वरना मैं या तुम कोई इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो इसे नरमी से समझाता रहा। और तुम दोबारा कभी इससे इस मसले पर खुद बात नहीं करोगी, ना ही स्कूल के हवाले से किसी गिले शिकवे के लिए उसे बुलाओगी। मैं अपने मसलों को हैंडल कर सकता हूँ और वसीम कुछ नहीं कर सकता। वो कहकर खाने की टेबल से उठ गया। इमामा उसी तरह खाली प्लेट लिए बैठी रही। पता नहीं ज़िंदगी में अचानक इतनी बेसुकूनी कहाँ से आ गई थी। फेरी टेल, परियों की कहानी, वो चंद माह पहले सलार के साथ शुरू हुई थी और वो जो इसके पैरों को ज़मीन पर टिकने नहीं देती थी। अब वो परियों की कहानी क्यों नहीं रही थी। इसमें परेशानियों का जंगल कैसे उगाया था, या शायद ये इसके सितारे थे जो एक बार फिर गर्दिश में आए हुए थे। स्कूल की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वाकई बहुत नुकसान पहुंचा था। सब कुछ जैसे अस्क्रॉन 1 पर आ गया था। ये सलार के लिए हालिया ज़िंदगी का पहला बड़ा ज़ाती मालियाती नुकसान था। चंद घंटों में सब कुछ राख हो जाने का मतलब उसे ज़िंदगी में पहली बार समझ में आया था। और
इस पर सबसे बदतरीन चीज़ ये थी कि इस सारे इशू में इसके ससुराल के मुलविस होने पर कम से कम इसकी फैमिली में से किसी को भी शिबा नहीं था, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन था। गांव का कोई फ़र्द मुलविस होता तो पुलिस इब्तदाई तशवीश के बाद या तफ्तीश के बाद किसी न किसी को ज़रूर पकड़ लेती, मगर इस आतिशज़दगी में वहाँ के किसी फ़र्द के या शख्स के इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर नहीं हुई थी। और जितने प्रोफेशनल तरीके से एक ही वक्त में मुख्तलिफ केमिकल्स के इस्तेमाल से इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में वो आग लगाई गई थी, वो किसी आम चोर उचक्के का काम नहीं था। अगर मकसद उसे नुकसान पहुँचाना था तो उसे बेहद नुकसान हुआ था, अगर मकसद उसे चोट पहुँचाना था तो ये पेट पर ज़रब लगाने जैसा था। वो दोहरा हुआ था मगर मुंह के बल नहीं गिरा था। उसे छोड़ दो सलार। वो दूसरे वीकेंड पर फिर इस्लामाबाद में था और तैयबा से इस बार जैसे गिड़गिड़ा रही थी। वो इस सब से इस बार मज़ीद खौफ हो गई थी। तुम्हें शादी का शौक़ था, वो पूरा हो गया, अब छोड़ दो उसे। आपको अंदाज़ा है कि आप मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचाती हैं जब आप मुझसे इस तरह की बात करती हैं। सलार ने उनको बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। उसने फिर माँ की बात काटी। तुम अक्ल के अंधे हो सकते हो, हम नहीं। और कौन है दुश्मन तुम्हारा इमामा की फ़ैमिली के सिवा? तैयबा बड़हम हो गई थी। इस सब में इमामा का क्या कसूर? ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती ये बात? नहीं आती और ना ही आएगी। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ और आइंदा भी यही कहूँगा, मैं इमामा को डिवोर्स नहीं दूँगा। कम से कम इस वजह से तो नहीं कि इसकी फैमिली मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। आपको कोई और बात करनी है तो मैं बैठता हूँ। इस इशू पर मुझे ना आज बात करनी है और ना ही दोबारा बात करनी है। तैयबा कुछ बोल नहीं सकी। वो वही कुछ कह रहा था जो सिकंदर की ज़ुबानी वो पहले सुन चुकी थी, लेकिन उन्हें खुशफहमी थी कि वो इस पर किसी न किसी तरह इस बात पर उसे तैयार कर सकती हैं, जिसके बारे में सिकंदर को कोई उम्मीद नहीं थी। सिकंदर इस वक्त वहाँ नहीं थे। वो आध घंटा वहाँ बैठने के बाद वापस बेडरूम में आया तो इमामा टीवी देख रही थी। वो इसे गाँव लेकर नहीं गया था, लेकिन इस्लामाबाद में वीकेंड के बाद अगले 2 दिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस की वजह से वो साथ ही ले आया था। वो अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ काम करने लगा था जब इसे अजीब सा एहसास हुआ। और जिस चैनल पर थी वहाँ मुसलसल इश्तिहार चल रहे थे और वो सोफे पर बैठी इन्हें बेहद यकसोई से देख रही थी। वो आमतौर पर मुसलसल चैनल सफरिंग में मसरूफ़ रहती थी। इश्तिहारात को देखना बेहद हैरान कुन था। सलार ने वक्तन फ़वक्तन 2-3 बार उसे और टीवी को देखा था। उसने 10 मिनट के दौरान इसे एक बार भी चाय का मग उठाते नहीं देखा था जो इसके सामने टेबल पर पड़ा था, जिसमें से अब भाप उठना बंद हो गई थी। उसने लैपटॉप बंद किया और बेड से उठकर इसके पास सोफे पर आकर बैठ गया। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सलार ने उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल पकड़कर टीवी ऑफ कर दिया। तुमने मेरी और मम्मी की बातें सुनी हैं क्या? वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गई। वो जिन या जादूगर नहीं था, शैतान था। और अगर शैतान नहीं था तो शैतान का सीनियर मिनिस्टर ज़रूर था। उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखते हुए झूठ बोलना बेकार था। उसने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, किचन में चाय बनाने गई थी मैम। तुम और मम्मी लाउंज में बातें कर रहे थे, मैंने किचन में सब सुना। उसने सर झुकाए कहा। वो इसे ये नहीं बता सकती थी कि तैयबा के मुतालबे ने चंद लम्हों के लिए उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। आखिरी चीज़ जो वो तसव्वुर कर सकती थी वो वही थी कि कोई सलार से इसे छोड़ने का कह सकता था, और वो भी इतने साफ अल्फाज में, इतने हितक अमेज़ अंदाज में। तुम जब यहाँ आती हो वो ये सब कुछ कहती हैं तुमसे, या जब तुम यहाँ आते हो तो वो ये सब कुछ तुमसे डिस्कस करती हैं। एक लंबी खामोशी के बाद उसने सलार से पूछा, जो उसे तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज ढूंढ रहा था। नहीं, हर बार नहीं कहती, कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर जाती हैं, उसने हमवार लहजे में कहा। मैं अब इस्लामाबाद कभी नहीं आऊँगी, उसने यकदम कहा। लेकिन मैं तो आऊँगा और मेरे साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। अल्फाज सीधे थे मगर लहजा नहीं। उसने सलार का चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी। तुम अपनी मम्मी की साइड ले रहे हो? हाँ, जैसे मैंने इनके सामने तुम्हारी साइड ली। वो इसके जवाब में चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। वो ठीक कह रहा था। खामोशी का एक और लंबा वक्फा आया था। फिर सलार ने कहा, ज़िंदगी में अगर कभी मेरे और तुम्हारे दरमियान अलहदगी जैसी कोई चीज़ हुई तो इसकी वजह मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली नहीं बनेगी। कम से कम ये मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ। वो फिर भी खामोश रही थी। कुछ बोलो। क्या बोलूं? जब तुम खामोश होती हो तो बहुत डर लगता है मुझे। इमामा ने हैरानी से उसे देखा था। वो बेहद संजीदा था। मुझे लगता है तुम पता नहीं इस बात को कैसे इस्तेमाल करोगी मेरे खिलाफ। कभी। उसने जुमला मुकम्मल करने के बाद कुछ तौक़्क़ुफ़ से एक आखिरी लफ्ज़ का इजाफा किया। वो इसे देखती रही लेकिन खामोश है। सलार ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम मेरी बीवी हो इमामा, वो मेरी माँ है। मैं तुम्हें शटअप कह सकता हूँ, उन्हें नहीं कह सकता। वो एक माँ की तरह सोच रही हैं और माँ की तरह रिएक्ट कर रही हैं। जब तुम माँ बनोगी तो तुम भी इसी तरह रिएक्ट करने लगोगी। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा, मैंने इग्नोर कर दिया। जिस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया उसे तुम सीरियसली लोगी तो ये हमाकत होगी। वो इसे समझा रहा था।
वो सुन रही थी। जब वो खामोश हुआ तो उसने मध्यम आवाज़ में कहा, मेरे लिए सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। जब से शादी हुई है यही कुछ हो रहा है। तुम्हारे लिए एक के बाद एक मसला आ जाता है। मुझसे शादी अच्छी साबित नहीं हुई तुम्हारे लिए। अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर बाद में पता नहीं। स्लान ने उसकी बात काट दी। शादी एक दूसरे की किस्मत से नहीं की जाती, एक दूसरे के वजूद के साथ की जाती है। अच्छे दिनों के साथ के लिए लोग फ्रेंडशिप करते हैं, शादी नहीं। हम दोनों का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल जो भी है, जैसा भी है, एक साथ ही है अब। अगर तुमको लगता है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमसे शादी के बाद पहले मेरा प्राइस बॉन्ड निकलेगा, फिर मुझे कोई बिज़नेस मिलेगा या बोनस मिलेगा, फिर मेरी प्रमोशन होगी और फिर हम लोगों के दरमियान बैठकर बड़ी खुशी से ये बताऊँगा कि मैरिड लाइफ मेरे लिए बड़ी लकी है, तो सॉरी, मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो सकता था अनटाइमली, गैर मुतवक्का नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, कितना मुखलिस हूँ, वो वक्त बता सकता है। इसलिए तुम खामोशी से वक्त को गुजरने दो। ये चाय तो ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा चाय बना कर लाओ। वो इसका चेहरा देखती रही। कोई चीज़ इसकी आंखों में उमड़ने लगी थी। अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ देता है, कहाँ कहाँ से दीवारें लाकर खड़ी कर देता है इंसान के गिर्द। वो डॉक्टर सब्त अली के साय में रही थी तो उसे यकीन था कि उससे ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कोई उसे नहीं दे सकेगा। कम से कम शादी जैसे रिश्ते से वो जिम्मेदारी के अलावा किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखे हुए थी। और अब अगर वो शख्स इसके साथ वाबस्ता हुई थी तो वो तहफ़्फ़ुज़ के नए मफ़हूम से आगाह हो रही थी। उसकी ज़रूरत नहीं है इमामा। सलार ने उसके चेहरे पर फिसलते हुए आंसुओं को देखते हुए उसे नरमी से कहा था। वो सर हिलाते और अपनी नाक रगड़ते हुए उठ गई थी। इसकी वाकई ज़रूरत नहीं थी। सलार ने इस मसले को कैसे हल किया था ये इमामा नहीं जानती थी। स्कूल की तमीर दोबारा शुरू हुई थी, उसे ये भी नहीं पता था, लेकिन स्कूल दोबारा बन रहा था। सलार ने पहले से ज़्यादा मसरूफ़ था और इसकी ज़िंदगी में आने वाला एक और तूफ़ान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। जारी है नावल का अगले से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।